तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो पैदा ही हुआ था इस दुनिया पर राज करने के लिए, लेकिन वो एक इंसान नहीं, एक क्रूल मॉन्स्टर था जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। बट जब उसने इस दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से समझना स्टार्ट किया तो उसने हम इंसानों तक को चौंका दिया और लास्ट में जाकर वो ऐसा कुछ बन गया जो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथी तो आज हम जिस कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, he is considered as one of the best written villains of all time और उसका नाम है मेरुविम द एंट किंग। तो अब जो मेरुविम के कैरेक्टर है वो काफी सारे कैरेक्टर से इसलिए भी अलग था क्योंकि वो इंसान नहीं था, बट उसने हम सब इंसानों को सोचने पे मजबूर कर दिया हमारी ही इंसानियत के ऊपर, क्योंकि ये हम इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है। लाइक इन पी के आमिर खान का कैरेक्टर एक अलग ही पीओवी से पूरी दुनिया को देख रहा था। Have you ever spared a pig or a cow because it begged you for its life? मेरुविम ना काफी स्मार्ट भी था, तो वो पूरे लॉजिक के साथ आंसर कर रहा था हर एक चीज का। और जब हम उसकी बातें सुनते तो हमें लग रहा था कि बहन ये तो सही बोल रहा है। On the right side of the border, children may starve to death, while on the left, idle dregs who do nothing have everything they need. तो चलो अब इसके बारे में शुरू से अंत तक सब समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन इविल एपिसोड 5 मेरुविम। तो अंडरवर्ल्ड के एनिमे में ना एक आर्क आती है किमेरा एंड्स आर्क, जिसमें किमेरा एंड्स होती है जो कि एक अलग ही तरह की स्पीशीज थी और जो उनकी क्वीन थी वो वहां पर अपना पूरा साम्राज्य बनाती है और फिर वो प्रेग्नेंट होकर अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। अब उसके जन्म होने को थोड़ा सा वक्त था। लेकिन मेरुविम जबरदस्ती अपनी माँ का पेट चीर कर बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है। एंड फिर उधर जब वो सारे जीव आते हैं तो उसमें से एक बंदा उसकी माँ का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी मेरुविम उसका सीधा सर उड़ा देता है। और यहाँ ये एक डिक्लेरेशन था कि उनका किंग मेरुविम कितना ज्यादा क्रूल है कि उसे अपनी माँ के मरने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड फिर पता है वो उन्हें क्या ऑर्डर देता है, खाना लाओ। Go prepare me a feast. चाहे आप इंसान हो, जानवर हो या इसके जैसे मॉन्स्टर, फूड इज द मेन प्रायोरिटी। अब मेरुविम अपने तीनों रॉयल गार्ड से मिलता है, नेफ्रोपीतो, पुफ और यूपी। और वो जो तीनों रॉयल गार्ड्स थे वो सिर्फ उसी की सेवा के लिए बनाए गए थे। अब वो उसे ऊपर ले जाते हैं और आराम से उसे खाना वाना देते हैं, लेकिन मेरुविम को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि जब मैं क्वीन के पेट में था तब उसने मुझे काफी स्वादिष्ट चीजें खिलाई थी। पी तो समझ जाते हैं कि वो इंसानों की बात कर रहा है। एंड फिर वो आगे एक गांव में जाते हैं जहाँ मेरुविम एक खेत में उतरता है और एक बच्चे के माँ बाप को मार देता है, लेकिन उनका टेस्ट भी उसे बेकार ही लग रहा था। पी तो कहती है इंसानों का ब्रेन काफी स्वादिष्ट होता है। फिर वो सामने खड़ी जो छोटी बच्ची थी उसे अपनी पूंछ से मार कर उसका भेजा निकाल कर खाता है। एंड यहाँ तुम्हें इसका भयानक रूप दिख रहा होगा। अब इसका भेजा खाने के बाद भी मेरुविम को वो टेस्ट अभी भी नहीं मिला था। अभी तो कहती है कि आपने शायद उन इंसानों को खाया होगा जो नैन यूज करते हैं। अगर आप अपने आइज को कंट्रोल करके देखेंगे तो आपको उन इंसानों के इर्द गिर्द एक एनर्जी दिखेगी। मेरुविम एकदम से अपनी पूंछ से उसकी एक झापड़ मारता है और उसे कहता है तुम क्या मुझे गधा समझती हो, मुझे पता है ये सब कुछ पहले से। सो इधर हमें ये भी पता लग रहा था कि मेरुविम को सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, उसका दिमाग इतना तेज था कि उसे सब कुछ पहले ही से पता था। अब मेरुविम और आगे जाता है जहाँ एक पैलेस था और जब वो अंदर जाता है तो किंग के 4 गार्ड्स थे जो कि नैन यूजर थे और मेरुविम को उनमें से पावर फील हो रही थी। लेकिन मेरुविम बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो एक ही झटके में उन चारों को मार देता है और उन्हें खाकर फिर उसे वो टेस्ट मिलता आखिरकार जिसका वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था। अब मेरुविम और एक्साइटेड हो जाता है कि यार अगर इनके सोल्जर ही इतने ताकतवर है यानी कि इनका जो किंग होगा वो तो और भी ज्यादा ताकतवर होगा। अब जब मेरुविम किंग से अंदर मिलने के लिए जाता है तो वो उसे देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उस किंग में कोई पावर ही नहीं थी। अब मेरुविम कंफ्यूज होता है और वो पूछता है कि आखिर क्यों ये बेवकूफ कमजोर आदमी यहाँ का किंग है। Someone tell me why this scum is claiming to be a king. पुफ कहता है कि इंसानों की दुनिया में यही चलता है, जो सबसे कमजोर होता है और जिस पर कोई टैलेंट और इंटेलिजेंस नहीं होता उसे ये ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठा देते हैं विद द हेल्प ऑफ हायरार्की और द पावर ऑफ मनी। मेरुविम कहता है समझ गया कि इनकी दुनिया की हालत ऐसी क्यों है। जब तुम ऐसे गधों के हाथों अपना देश दे दोगे तो वो आबाद की जगह बर्बाद ही होगा। और उसके बाद मेरुविम उसे एक ही झटके में मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ
डांसर गर्ल्स थी, वो उसे भीख मांग रही थी कि उनकी जान बख्श दे। और फिर मेरुएम एक बहुत ही बढ़िया लाइन मारता है, सुनो एक बार। वो कहता है, ये इंसान कितने बड़े पागल हैं। एक बार सही से सोचो, जब कोई मुर्गी या बकरी तुमसे भीख मांगती है अपनी जान की, तो क्या तुम उसकी जान छोड़ देते हो? He is now comparing humans to animals। और उस वक्त वो उन्हें रियलाइज करा रहा था कि उन जानवरों को उस टाइम कैसा लगता होगा। और इधर वो एक और पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया में जिस पर पावर ज्यादा है वही सब पर राज करता है। इंसान जानवरों के ऊपर जुल्म और उन्हें मार इसलिए पाते हैं क्योंकि वो उनसे ज्यादा समझदार और ताकतवर है। अब यहाँ मेरुएम जो था वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और समझदार था, इसलिए इस जगह रोल रिवर्स हो गए। अब ह्यूमंस उसके लिए जानवर जैसे ही थे, अब जो चाहे वो उनके साथ कर सकता था। और अगर अब हम ह्यूमन लॉजिक से देखें देन इट्स करेक्ट। अब उसके बाद मेरुएम अपने साथियों के साथ उस पैलेस पर कब्जा कर लेता है। अब वहां बैठे बैठे वो मेंटल गेम्स खेलना सीखता है, लाइक चेस। तो ऐसे ही वो पहले शोगी सीखता है और उसके वर्ल्ड चैंपियन को अपने पास बुलवाता है ताकि वो उसे चैलेंज कर सके। एंड देन फिर कुछ राउंड के बाद मेरुएम इतना परफेक्ट हो जाता है सीख सीख कर कि वो उस वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा देता है। अब जब मेरुएम उससे पूछता है कि तुम कैसे हारे, तो वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मेरुएम उसका कान काट देता है और अब वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। एंड देन मेरुएम उसे जान से मार देता है। अब ऐसे ही वो कई सारे गेम्स और खेलता है और उन सारे वर्ल्ड चैंपियंस को हराता है। एंड देन वो सीखता है गूंगी, और यहीं से उसकी डेस्टिनी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। अब गूंगी खेलने के लिए भी वो उसकी चैंपियन को बुलाता है, जो कि थी एक लड़की और उसका नाम था कोमोगी, और वो अंधी थी। अब मेरुएम उसके साथ गूंगी खेलता है तो वो पहली बार हारता है, दूसरी बार हारता है, तीसरी बार हारता है और वो लगातार हारता ही जाता है। पिछले किसी गेम में ऐसा हुआ ही नहीं था। वो 2-4 गेम्स के बाद उन चैंपियंस को हरा पा रहा था, लेकिन कोमोगी के सामने वो जीत ही नहीं पा रहा था। अब इसीलिए मेरुएम अगले गेम के लिए एक शर्त रखता है। वो कहता है जो भी अब ये गेम हारा उसका एक हाथ कटेगा। ये मेरुएम की एक साइकोलॉजिकल चाल थी। उसे लग रहा था कि शायद हाथ कटने के दर्द से वो कोमोगी का रिदम बिगाड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो ये गेम भी हार जाता है। अब हारने के बाद वादे के मुताबिक मेरुएम अपना हाथ उखाड़ देता है। अब पूफ उसका हाथ ठीक करने के लिए आता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और कहता है कोई ब्रेक नहीं होगा, लगातार गेम चलेंगी। अब पूफ कहता है किंग, मैं नेफ्रोबीतो को बुला देता हूँ, वो अपनी टेक्निक से आपका इलाज कर सकती है, जिसके साथ साथ आप दूसरे हाथ से अपना गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन मेरुएम नहीं मान रहा था। तभी कोमागी कहती है कि आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए, आपकी जान खतरे में, अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो मैं भी नहीं खेलूंगी। मेरुएम अपनी पूंछ उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है अगर तुमने अगली चाल नहीं चली तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो डरती नहीं है और अपनी जिद पर ही अटकी रहती, और फिर उसकी जिद के सामने मेरुएम को झुकना ही पड़ता है और फिर वो साथ के साथ अपना इलाज भी करवाता है। ये पहली बार हुआ था कि मेरुएम ने किसी और की बात मानी थी। अब पूफ ये देखकर कहता है कि किंग ने इस लड़की की बात कैसे मान ली, और वो समझ गया था कि ये लड़की बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है हमारे किंग के लिए। अब आगे दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही और कई सारे गेम्स खेलते हैं और मेरुएम इम्प्रूव हो रहा था हर गेम के साथ, लेकिन उसके साथ साथ कोमागी भी इम्प्रूव हो रही थी और इसीलिए अभी तक वो उसे हरा नहीं पा रहा था। अब कोमागी ब्रेक मांगती है और मेरुएम उसे ब्रेक दे देता है, और जब वो वहां से जा रही थी तो मेरुएम उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर वो मेरुएम से भी क्वेश्चन पूछती है, लेकिन मेरुएम कोई जवाब ही नहीं दे पाता क्योंकि उसे अपना नाम ही नहीं पता था। क्योंकि जिसने उसका नाम रखा था उसकी माँ, उसने तो उसे पैदा होते ही घायल कर दिया था और उससे फिर वो मिला ही नहीं। अब यही क्वेश्चन उसके दिमाग में ना फंस जाता है और वो सोच रहा था कि साला सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो मेरा नाम क्या है। अब वो अपने तीनों रॉयल गार्ड से भी पूछता है उसका नाम, लेकिन उन तीनों को भी नहीं पता था। अब यहाँ हमें मेरुएम में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगे थे। अब मेरुएम और भी गेम्स खेलता कोमागी के साथ। अब बार बार कोमागी से हार करना मेरुएम अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा था कि मैं तो किंग हूँ, तो मैं हार क्यों रहा हूँ, मुझे तो हर चीज में सबसे बेहतर होना चाहिए। पहले मेरुएम ह्यूमंस को सिर्फ एक वीक क्रीचर ही समझता था, लेकिन अब वही वीक ह्यूमन को वो एक गेम में नहीं हरा पा रहा था। अब उसके थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग धीमे धीमे और इवॉल्व हो रही थी और फिर वो कोमागी की भी रिस्पेक्ट करना चालू कर देते। बट जब तुम इतने पावरफुल हो, इतना सब कुछ कर सकते हो, तो अंदर एक एरोगेंस आ जाता है और कोमागी से हार हार कर मेरुएम फिर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे लग रहा था कि साला मैं हर चीज में तो बेस्ट हूँ, इसलिए वो सोचता है कि मैं जाकर कोमागी को मार ही देता हूँ। मे बी मेंटल स्ट्रेंथ में मैं उसके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट फिजिकली तो हूँ, तो मैं अपनी जीत ऐसे हासिल करूंगा। और जब वो उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि एक बर्ड
उस पर अटैक कर रही थी और एकदम से मेरुम के अंदर उसके लिए केयर आ जाती है और वो उस बर्ड को एक ही झटके में मार देता है और फिर वो चाहते हुए भी कोमागी को मार ही नहीं पाता। ये फीलिंग मेरुम समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब मेरुम और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए आते हैं कई सारे हंटर, गॉन, केलुआ और बाकी सब। और मेरुम इतना पावरफुल था इसलिए उसे लड़ने के लिए स्पेशली आता है हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन आइजैक नेत्रो। अब इसके बाद ही हंटर्स का अटैक होता है उसके पैलेस पर और वहां ज़ेनो भी आया था जो अपना ड्रैगन डाइव अटैक करता है उनके पूरे पैलेस में, जिसमें जो कोमागी होती है वो इंजर्ड हो जाती है। और जब मेरुम वहां आकर उसे इस हालत में देखता है तो वो पागल हो जाता है, लिटरली वो सब। और उसके अंदर से वो डार्क सा ऑरा निकलता है। वहां खड़ी नेफ्रोपीतो, ज़ेनो और नेत्रो तक हैरान हो जाते हैं। अब मेरुम नेफ्रोपीतो को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए इसे कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमें साफ दिख रहा था मेरुम का प्यार। उसके बाद वो उन दोनों के साथ बाहर जाता है जहाँ ज़ेनो अपने ड्रैगन हेड से उन दोनों को उधर से काफी दूर भेजता है। अब फाइट शुरू करने से पहले मेरुम नेत्रो से बातचीत करता है और कहता है आई एम चेंज्ड नाउ। अब मैं इंसानों को एक दूसरे नजरिए से देखने लगा हूँ और तुम ऐसी फाइट क्यों लड़ना चाहते हो जो तुम्हें पता है कि तुम हारोगे। वैसे हम लड़ भी क्यों रहे हैं? अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तो ह्यूमैनिटी का भला ही करना चाहता हूँ। ह्यूमंस ने बॉर्डर भी ऐसे डिवाइड किए हैं। On the right side of the border, children may starve to death, while on the left, idle dregs who do nothing have everything they need. और इसी भेदभाव को मैं खत्म करूंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सारी चीजें इक्वालिटी से होंगी। और हाँ, मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा कि शुरू में मुझे थोड़ी अपनी पावर और डोमिनेशन का यूज करना पड़ेगा इस वर्ल्ड को जीतने के लिए, बट मैं ये चीजें तभी यूज करूंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ताकतवर होने का असली मतलब अपने से कमजोर को मारना नहीं है बल्कि अपने से कमजोर को बचाना है। To protect the weak, who deserve to live. अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नेत्रो कहता है वही तो, तुम मेरी जान बख्श दोगे। और वैसे भी तुम ह्यूमैनिटी को चेंज करना चाहते हो और मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी को उसे ही चेंज करना चाहिए जो खुद एक ह्यूमन हो। एंड देन अब उन दोनों की फाइट चालू होती है और नेत्रो अपनी बुद्धा टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और फिर वो मेरुम पर हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन मेरुम उससे लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा था। अब नेत्रो परेशान हो जाता है और फिर वो उसे कहता है क्या तुम्हें अपना नाम जानना है? मेरुम हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता? वो कहता है तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी सांस के वक्त तुम्हारा नाम बताया था। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बता सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे से लड़के मुझे हराना होगा। मेरुम कहता है ठीक है, बिना मारे तुम्हें हराना ही तो है। और अब मेरुम उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन नेत्रो अपने अटैक से उसे अपने पास ही नहीं आने दे रहा था। वो फिर कोशिश करता है लेकिन हर बार वो फेल हो रहा था और पहली बार मेरुम को भी दिक्कत हो रही थी, बट उन अटैक से मेरुम बिल्कुल डैमेज नहीं हो रहा था और वो और जल्दी दोबारा वापस खड़ा होकर उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे ही करते उसे यकीन था ये बुढ़ा गलती करेगा और बस नेत्रो हल्का सा चूकता है और मेरुम को ओपनिंग मिल जाती है और वो उसकी टांग उड़ा देता है। मेरुम को लग रहा था कि अब तो ये नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर नेत्रो तुरंत ही अपने पैर का खून बंद कर लेता है और लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। मेरुम ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है यू अर्न्ड माई रिस्पेक्ट। उसके बाद और फाइट होती है लेकिन इस बार फिर मेरुम उसका एक हाथ उड़ा देता है। अब नेत्रो पर और कोई चारा नहीं था, वो अपना एक फाइनल अटैक करता है और उस हमले से नेत्रो की पूरी पावर खत्म हो चुकी थी, वो बिल्कुल सूख गया था। लेकिन उस हमले के बाद भी मेरुम को थोड़ी बहुत खरोचे आई थी बस। और फिर वो कहता है चलो अब मेरा नाम बता ही दो। अब नेत्रो मेरुम से कहता है इतना ताकतवर होने के बाद भी तुमने एक गलत चीज कर दी, तुमने हम ह्यूमंस का पोटेंशियल अंडरएस्टिमेट कर दिया। और फिर वो अपनी उंगली से अपने दिल में छेद करता है जिसमें उसने एक मिनी बॉम्ब इम्प्लांट कर रखा था। एंड फिर वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है एंड वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और नेत्रो अपने साथ मेरुम को भी उस धमाके के चपेट में ले लेता है। अब इस धमाके के बाद लगभग मेरुम खत्म हो चुका था, लेकिन लकीली जो उसके 2 रॉयल गार्ड्स थे वो उसे ढूंढ लेते हैं। हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी भुट्टे की तरह भुन चुकी थी, लेकिन फिर वो दोनों अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करते हैं और मेरुम को एब्जॉर्ब करवा कर उसे दोबारा जिंदा कर लेते हैं। और वो दोबारा ठीक हो चुका था, उसकी बॉडी भी पहले जैसी हो गई थी, बट जो उसकी याददाश्त थी ना वो थोड़ी बहुत गायब हो चुकी थी और उसकी दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी भी हल्की हल्की चेंज हो गई थी बिकॉज उसके दोनों गार्ड्स की बॉडी उससे जुड़ गई थी। अब मेरुम को अंदर से फीलिंग तो आ रही थी
कि यार वो किसी एक शख्स को तो भूल रहा है जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अब पुफ को ये बात पता थी कि वो कोमागी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बताता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि किंग उस लड़की की वजह से अपना मकसद भूल रहे थे। अब आगे जाकर काफी फाइट वगैरह होती है और तभी मेरुएम एक बंदे को चपेटे में ले लेता है और उसके मुंह से कोमागी का नाम सुनकर उसकी सब याददाश्त वापस आ जाती है। उसके बाद वो सीधा कोमागी को ढूंढने के लिए जाता है। अंदर जाकर उसे पाम मिलती है। अब जब मेरुएम उससे पूछता है कोमागी की लोकेशन, तो पाम कहती है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तो भी मैं उसका पता नहीं बताऊंगी। अब मेरुएम पर कोई और चारा नहीं था एंड फिर वो उसे दिखाता है कि वो कोमागी से कितना प्यार करता है एंड देन वो उसके सामने झुकने के लिए भी तैयार हो जाता है और ये देखकर पाम हैरान हो जाती है और उसे फिर वो लोकेशन बता देती है एंड देन फिर वो जाकर मिलता है कोमागी से एंड देन फिर वो दोनों वहां अपना आखिरी गेम खेलते हैं एंड फिर मेरे वहां ये भी रिवील करता है कि जो नेत्रो ने वो मिनिएचर बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसकी वजह से मेरुएम की बॉडी पर उसके रेडिएशन का असर अभी भी है और उसकी बॉडी धीमे धीमे मर रही है। भाई कुछ भी कहो, नेत्रो ने फुल प्लानिंग करी थी भाई इसे मारने की कि अगर साला ये उस धमाके से भी बच जाए तो बाद में जाकर ये उस रेडिएशन से तो मारा ही मारा जाए। अब समझे कि मेरुएम झुकने के लिए भी क्यों तैयार था पाम के सामने, बिकॉज उसकी जिंदगी के कुछ चंद पल बचे हुए थे और वो उन्हें कोमागी के साथ ही बिताना चाहता था। अब इस रेडिएशन से कोमागी की जान को भी खतरा था, लेकिन ये जानने के बाद भी वो मेरुएम को छोड़कर नहीं जाती और आखिरी टाइम तक वो उसके साथ गेम खेलती है। उसकी थोड़ी देर बाद रेडिएशन का असर उसकी पूरी बॉडी पर फैल रहा था और फिर वो उसकी बाहों में लेट जाता। वो कोमागी से कह रहा था मुझे छोड़कर मत जाना। उसके बाद वो कोमागी से रिक्वेस्ट करता कि क्या तुम मुझे एक और बार मेरे नाम से पुकार सकती हो। एंड देन उसकी बाहों में ही मेरुएम अपना दम तोड़ देता है और फिर हमें थोड़े टाइम बाद एक शॉट दिखाया जाता है जब कोमागी और मेरुएम दोनों ने साथ में हाथ पकड़े हुए थे और दोनों ही साथ में मर गए। तो पहले तो मैं योशिहिरो तोगाशी को एक सैल्यूट देना चाहूंगा कि उन्होंने क्या ही कैरेक्टर बनाया भाई। एंड या हम सबको पता है कि तोगाशी बहुत ही खतरनाक विलन्स बनाते हैं, तोगुरो, शिनोबु सेंसुई, रोलोलो श्रीफर, हिसोका एंड देन ये मेरुएम। पर पता मेरुएम सबसे अलग क्यों था, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि यार कि एक मॉन्स्टर ह्यूमन बन जाए। ह्यूमन से मॉन्स्टर बनते हुए देखे हैं बट मॉन्स्टर से ह्यूमन इट्स वेरी रेयर। और ऐसा भी नहीं था कि मेरुएम एकदम से ही चेंज हो गया, हमें स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर डेवलपमेंट। और हाँ, ऐसे कैमरा एंड आर्क में ना एक और चीज दिखाई थी, पैरेलल बिटवीन हीरो और विलन, जहाँ कोमागी के घायल होने पर मेरुएम मॉन्स्टर से ह्यूमैनिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा था। वहीं उसी मोमेंट पर जब गॉन को पता चलता है कि काइट मर चुका है तो वह एक इंसान से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। यहाँ तक कि उसने आगे जाकर अपनी ह्यूमैनिटी तक को सेक्रीफाइस कर दिया था नेफ्रोपीतो को मारने के लिए। सो इट्स एक्चुअल अ पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरुएम एंड गॉन। और हाँ, ये एक और बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर क्या ही चीज होती है भाई। अगर तुम इसे सही से समझो और यूज करो तो वो मेरुएम जैसे मॉन्स्टर को भी इंसान बना सकती है, लेकिन अगर तुम इसे एक गलत तरीके से भी यूज करो तो वो गॉन जैसे काइंड हार्टेड पर्सन को भी मॉन्स्टर बना देती है। So now what do you think? मेरुएम was a villain or not? एंड ये भी बताना कि अगर तुम मेरुएम जितने ताकतवर होते तो फिर तुम दुनिया को कैसे चेंज करना चाहते या फिर तुम क्या क्या करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब पहुंचेंगे हम 3 लाख पे कि नहीं। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।